हेलो दोस्त। फिर देखिए मैंने ध्वनि तरंग और ध्वनि चैप्टर में तरंग का तो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे से कंप्लीट किया। उतना कर लीजिए आप, उससे किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। एनटीपीसी हो चाहे रेलवे ग्रुप डी कुछ भी हो, एसएससी हो, हर चीज़ कवर किया मैंने, हर बुकों से। यहाँ तक कि यूपीएससी से भी ऐसे क्वेश्चन निकाल लिया हूँ जिससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एनटीपीसी में, रेलवे में। बहुत जल्दी, हमारे पास टाइम कम बचा है, जल्दी से रिवीजन करिए और याद करिए। ध्वनि ध्वनि अर्थात साउंड, जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उसी की जानकारी हमको लेना है कि ध्वनि कैसी होती है, क्या होती है। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि गमन के लिए माध्यम चाहिए, अर्थात निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। पहला क्वेश्चन बन गया कि ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि जो होती है उसको गमन करने के लिए क्या होता है, माध्यम चाहिए। अर्थात ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि यांत्रिक तरंग के पढ़ा था मैंने, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। ठोस, द्रव, गैस, कुछ माध्यम चाहिए। तो ठोस में जाएगी, या तो गैस में, या तो द्रव में, मतलब तीनों में जा सकती है। लेकिन निर्वात में जहाँ पे ये माध्यम नहीं है वहाँ नहीं चल सकती। ये देखो दो क्वेश्चन बन चुके हैं। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखना। अनुदैर्ध्य, अभी वहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या पढ़ा था, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। मतलब इसके कण जो होते हैं, इसके संचरण के कण जो होते हैं माध्यम के, बताए थे ना, दिशा, दैर्ध्य, दैर्ध्य मतलब कंपन जो है दिशा के समानांतर करते हैं, दिशा में ही हम कंपन करते हैं। ठीक। ध्वनि जो होती है, ध्वनि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है, निर्वात में नहीं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। इतना भी यहाँ चीज़ याद रखना, एक एक पॉइंट याद करने योग्य है, एक एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखो। ये समझो फैक्ट ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट हमने हर जगह से निकाल के एकदम आपको प्योर मक्खन ही मिल रहा है। अब देखिए, ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार बांट दिया गया है कि किससे कितनी आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे। देखो, सबसे पहले अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक। तो अपश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज या मतलब हर्ट्ज होता है, आवृत्ति की यूनिट होती है वो, आवाज़ की ध्वनि की यूनिट होती है हर्ट्ज से मापने के लिए। तो हर्ट्ज, तो इसकी जो आवृत्ति होती है जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य कहा गया है। याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, ऑडिबल, ऐसी तरंगे जिनको मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। हजार को देखो, हजार मतलब होता है किलो, तो 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, 20,000 या 20 किलो लिखा हो। ये ऑडिबल सुन होती है, इसको मनुष्य जो होता है सुन सकता है। ठीक। और इसको अपश्रव्य ध्वनि होती है, इनको केवल कौन सुन पाता है, गेंडा, सांप या भूकंप से जो ध्वनि निकलती है, हाथी, व्हेल, ये सब जो होती हैं इनको अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ये सुन भी सकती है और ये निकाल भी सकती है ये ध्वनियों को। ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती हैं। इनको चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली आदि इनको सुन सकते हैं। तभी तो को जब बहुत चीज़ें समस्या होती, चमगादड़ मगादड़ जो होती हैं, तो ये सब परश्रव्य ध्वनियों का सुन पाते हैं। ठीक। तो ऐसे देखो पढ़ना है हमको एकदम व्यवस्थित, एक एक चीज़ बस 60 तरीके में, इतना तो इतने में कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ इससे पूछता ही नहीं, इसको इतने में, है ना। तो हमको एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन पढ़ना है। इन्हीं पराश्रव्य जो ध्वनि है, इन्हीं के उपयोग से हमने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे उपयोग से, इनको बहुत सारे काम में उपयोग होती है। इन ध्वनियों को उपयोग बहुत सारे काम में होता है, इनको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उनका उपयोग किसमें किया जाता है, संकेत भेजने में। ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनका उपयोग बता रहे हैं कि इनको संकेत कहीं भेजना हो, गठिया रोग के उपचार में भी बताइए तरंगों को यूज कर लिया जाता है। समुद्र की गहराई व जहाज का पता लगाने के लिए, धातु में दरार का पता लगाने में, ईसीजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर जगह एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या समुद्र की गहराई का पता कैसे, क्या है, इनकी तरंगों को भेजा जाता है, और जब तरंगे किसी सतह से टकरा कर वापस आती है तो इन तरंगों की लंबाई नापा जाता है, जाने और आने में लगे समय को से इनकी दूरियां पता लगा ली जाती है कितनी गहरा हवा है।
तो ऐसे पता करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल ही मत समझना, ये एक इम्पोर्टेंट पर सामुद्र की गहराई नापने में किस तरंग का उपयोग होता है, कि ध्वनि पराश्रव्य तरंगे होती हैं। गठिया रोग के उपचार में ईसीजी में किसका उपयोग होता है, ये सब याद रखना, एक एक इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो होती है उसमें माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ध्वनि के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आप तो एक जगह व्यवस्थित तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसकी जरूरत नहीं होगी। ध्वनि आवृत्ति, ध्वनि की चाल में आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ध्वनि की चाल में आवृत्ति जो है, आवृत्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आवृत्ति ज़्यादा है या कम है तो उसकी चाल जो है कम ज़्यादा होगी, नो, चाल एकदम बराबर रहेगी। दाब का प्रभाव, देखो अगर माध्यम में माध्यम में जो है चाल दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अगर दाब या प्रेशर बढ़ाओगे माध्यम में, ठोस में, द्रव में, गैस में, तो किसी प्रकार की ध्वनि की चाल जितनी है उतनी रहेगी। ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अगर किसी माध्यम में वायु का में देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे ध्वनि की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कठोरता पर, जितना ज़्यादा कठोर होगा ध्वनि की चाल उतनी जाएगी। कठोरता और घनत्व लगभग सेम ही होते हैं, ये कठोरता और घनत्व जो होते हैं, जिसका घनत्व ज़्यादा, कठोरता ज़्यादा होगा उसका घनत्व ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो अगर कठोरता में ध्वनि की चाल ज़्यादा है तो घनत्व बढ़ाने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो घनत्व मतलब होता है जो जितना ज़्यादा ठोस होती है वस्तु, जितना ज़्यादा दबती नहीं है उसे को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो अणुओं की जितना ज़्यादा संख्या होती है उसे इसका घनत्व कहते हैं, ठीक। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ाने पर, याद रखना। प्रत्यास्थता, ये देखो घनत्व और प्रत्यास्थता पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ध्वनि का। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता बढ़ने पर भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, जाना घनत्व बढ़ेगा तो प्रत्यास्थता में भी ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्यास्थता के घटने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्यास्थता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखो निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होती है, प्रत्यास्थता के निर्वात में अगर कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर तो उसकी प्रत्यास्थता शून्य होगी, इसलिए ध्वनि संचरण नहीं कर पाती। देखना, प्रत्यास्थता शून्य होने पर ध्वनि गमन नहीं कर सकती, इसीलिए निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य, इसलिए ध्वनि गमन के प्रति एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो प्रत्यास्थता का क्रम देखो, ठोस में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है, द्रव में सबसे उसके कम और गैस में सबसे कम। इस ध्वनि का वेग भी सेम रहेगा, जिसकी प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा उसमें ध्वनि की वेग कम। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर विकृति आती है परंतु बल हटा लेने पर मूल स्थिति में आ जाती है। जैसे देखो किसी रबर का सुक्का ले लेते हैं, रबर का स्पंज लेंगे तो उसको दबाएंगे तो दब जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो पुनः अपनी स्थिति में आ गया ना। तो इसी प्रत्यास्थता के गुण के कारण होता है। इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर पावर -2 या पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं या पास्कल। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ बल क्या होता है, प्रत्यास्थ वाला पदार्थ क्या है, स्टील है। एकदम अच्छे से रिवीजन। देखो ध्वनि के लक्षण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि के लक्षण कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी टीचर पढ़ा दे, सब कुछ यही पढ़ाता है, आप फालतू इसी के चक्कर में भटकते रहते हो हर जगह, लेकिन इतना बस पढ़ना होता है आपको। ध्वनि 3 लक्षण होते हैं, ध्वनि जो आवाज़ होती है उसको 3 तरह के लक्षण होते हैं, जिसको एक पहले कहते हैं तीव्रता। तीव्रता या ध्यान रखना, तीव्रता, इंटेंसिटी, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। मतलब कोई ध्वनि धीमी है, कोई ध्वनि तेज है, वो निर्भर करता है तीव्रता पर। ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसी के कारण समझ में आता है कि कोई ध्वनि तेज है कि धीम है, ठीक है। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अभी आयाम पिछले वीडियो में बताया गया था। आयाम क्या होता है कि कोई भी तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना ऊपर या जितना नीचे जाती है उसे उसको आयाम कहते हैं। तो जितना आयाम ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। आयाम देखो, तीव्रता जो होता है आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आयाम डबल बढ़ेगा तब तीव्रता बढ़ जाएगी, इतना 1 गुना बढ़ती है। मतलब तीव्रता का 1 गुना ही आयाम के 2 गुना के बराबर हो जाता है। ध्वनि का तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। ध्वनि की मात्रक डेसिबल, बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। अब देखो डेसिबल, बेल का 10वां भाग को डेसिबल कहते हैं, मतलब बेल और बड़ी ध्वनि की इकाई है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बेल किसकी इकाई है, तो ध्वनि की ही इकाई है, ठीक है। अब दूसरा गुण क्या है, तारत्व। पहला तो हमने तीव्रता पढ़ा, आयाम पर निर्भर करता है, धीमी और तेज सुनाई देती है। अब देखो तो आप तारत्व को पिच कहते हैं। पिच याद रखना, अंग्रेजी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है ये। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है ना। तीव्रता मतलब धीमी और
आवाज़ तेज सुनाई देगी, लेकिन मोटी और पतली क्या किसके कारण? तारत्व के कारण होती है। देखो जैसे लड़कियां, औरत की आवाज़ पतली होती है, मर्द की आवाज़ मोटी होती है, तो ये तारत्व के कारण होता है। ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है किसके कारण? तारत्व के कारण। याद रखना, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जिसकी ज़्यादा उसकी तारत्व ज़्यादा, और जिसकी आवृत्ति कम उसका तारत्व कम। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तारत्व जो होता है किसका निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। और तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, लड़की की आवाज़ मच्छरों की भिन्नहाट की तारत्व अधिक होती है, और लड़कों की आवाज़ मेढक की डकार, शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है। तारत्व जो होता है, देखो आवाज़ तेजी व मोटी होना से मतलब नहीं, तो आवाज़ पतली होना होता है, तो ये तारत्व पर निर्भर करता है। बस इतना याद रखना, तारत्व के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, इसके अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। आप निस्पीकर होकर एकदम मस्त पढ़िए, एकदम हर चीज़ एक जगह मिलता है। अब गुणता, 3 गुण बताए थे ना ध्वनि के, गुणता क्वालिटी। जब ध्वनि तीव्र और तारत्व दोनों समान हो, जितने ध्वनि में तीव्रता और तारत्व दोनों समान हैं, तो फिर कैसे पता लगाएगा कि ध्वनि का क्या अंतर है? तो इस ध्वनि की क्वालिटी जो है, अंतर जो है, हमको गुणता के कारण पता चलता है कि समान आवृत्ति और तीव्रता रहने के बाद भी अंतर कर पाते हैं, ये गुणता के कारण होते हैं। गायक की आवाज़ में अंतर, वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतर, ये सब गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण होता है, क्वालिटी के कारण। और एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, एकदम याद रखना। एकल आवृत्ति, अगर एक आवृत्ति की ध्वनि है उसे टोन कहोगे, और अनेक आवृत्ति मिल जाएगी तो उसको स्वर कहते हैं, नोट कहते हैं। ठीक, तो बस इतना। ध्वनि का परावर्तन या प्रतिध्वनि। देखो ध्वनि जो होती है किसी मार्ग से जो हल जाती टकरा को वापस आती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। इको, इको याद रखना, इको। तो किसी परावर्तक सतह से वापस लौटकर सुनाई देने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि या प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, किसी परावर्तक सतह से टकराई और वापस लौट गई। प्रतिध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, मतलब जो ध्वनि होती है परावर्तित होती है, इसलिए परावर्तन के सिद्धांत पर। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड रहता है। जैसे कोई आवाज़ कोई बोला तो हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक का वो संवेदन उसका रहता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर, 16.6 मीटर, 17 मीटर की दूरी कम से कम होगी, तभी प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए 17 मीटर से। एक बड़े हाल, कुआं आदि में ध्वनि बार बार सुनाई देती है, अनुभूत होती है, प्रतिध्वनि के कारण होती है। आप कुआं के सामने जाकर हलो हलो करिए तो 4-5 बार अपने आप हलो हलो आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि के कारण होती है। सम्मेलन का सिनेमा हॉल छत के बकराकार इसीलिए बनाई जाती है ताकि प्रतिध्वनि ना आए, ताकि बात स्पष्ट सुनाई जा सके, इसीलिए उनके बकराकार छत बनाई जाती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पढ़ लो। प्रतिध्वनि के क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी किताब पढ़ लो, सब कुछ इतने के अंदर आ जाता है, तो हर चीज़ आपको इससे मिल जाता है। अब देखते हैं अनुरणन। अनुरणन क्या होता है? ये प्रतिध्वनि के एक समान होता है। अनुरणन भी इसी ध्वनि स्रोत का बंद होने के बाद भी छतों की दीवारों से टकरा कर कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। इसी को प्रतिध्वनि को ही अनुरणन कह दिया कि जब कुछ देर तक सुनाई देती है जो आवाज़, उसका कारण बताया था। प्रतिध्वनि जो लौट के आती है उसका कारण, कुछ देर तक जो सुनाई देती है उसको अनुरणन कर दिया गया है, रिवर्बरेशन। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता अनुरणन से। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद, रिजोनेंस। अनुनाद क्या होता है? किसी माध्यम कोई कंपन कर रही वस्तु पर उसी की आवृत्ति के बाह्य बल लगाए जाने पर उसके कंपन का आयाम बढ़ जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं। मतलब जब एक साथ कई आवृत्ति के बल लगाए जाते हैं तो वो आवृत्ति जो होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका कंपन बल बढ़ जाता है, इसी को अनुनाद कहते हैं। जैसे बिजली गड़गड़ाहट के दौरान कांच की खिड़कियों का कंपन होना, ये अनुनाद का उदाहरण है। सैनिक देखो पुल पार करते हैं तो उनको एक साथ कदम नहीं कर चलने दिया जाता, क्योंकि एक साल आवृत्ति बढ़ेगी तो पुल जो है टूटने की संभावना बढ़ जाती है, अनुनाद की स्थिति होती है, पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। बस इससे अनुनाद से इतने क्वेश्चन बनता है। सैनिकों को पुल क्यों नहीं पार करने देता? अनुरोध के कारण, बिजली की गड़गड़ाहट, कान को खिड़कियों, बस अनुनाद के कारण। बस इतना पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना कर रहा हूँ उतना पढ़ लो, काम हो जाए। अब ध्वनि का नेक्स्ट ये देखो, ध्वनि का ये कि आप अपवर्तन क्या होता है? ध्वनि के जैसे प्रकाश के गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब ध्वनि के होते हैं, लेकिन ध्वनि में एक चीज़ ध्रुवण बस नहीं होती। तो समझना अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ध्वनि, तो ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना अपवर्तन कहलाता है। जैसे वहाँ प्रकाश में पढ़ोगे, प्रकाश तरंगों का अपने में विचलित हो जाना, इसमें ध्वनि तरंगों को विचलित हो जाना। ध्वनि अपवर्तन माध्यम से घनत्व, ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है, इसीलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है।
देखो ध्वनि का अपवर्तन जो होता है माध्यम के घनत्व पर निर्भर कर रहा है। अभी पढ़े थे ना हम, घनत्व जिसका ज़्यादा होगा उसकी ध्वनि ज़्यादा होगी। तो घनत्व अलग अलग होता है, सभी माध्यमों का घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। दो माध्यमों में ताप की भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है, ये अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में जो है टेम्परेचर कम होता है, ताप कम हो जाता है, तो ध्वनि जो है अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है। क्यों? दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अत्यधिक दूर सुनाई देती है। एग्जाम्पल ध्वनि के अपवर्तन का है। ठीक है, अब ध्वनि के विवर्तन पढ़ते हैं। एकदम सही, बस इतना। विवर्तन क्या होता है याद रखना। एक एक क्वेश्चन तुरंत बनने से इनकी परिभाषा से बन जाता है कि जब ध्वनि तरंगों अवरोधों से समाप्त नहीं होती और ना ही वापस जाती बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, गुण ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के कारण ही हम एक दूसरे के कमरे में बैठे हैं और देख नहीं रहे हैं एक दूसरे कमरे को, फिर भी हम आवाज़ सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम जैसे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर दीवार है, लेकिन एक आदमी यहाँ पर बैठा है, तो दीवार में आवाज़ लड़ करके लौट नहीं जाएगी, वहाँ से दीवार से होती न के मुड़ करके इस कोई जगह या गेट से होकर के फिर उस पार चली जाती। इसी को विवर्तन कहते हैं। ध्वनि का गुण होता है कि ध्वनि लौटती नहीं है, वो गुण अगर अवरोध से मिला तो उसके बगल से जो है निकल जाती है। ठीक। अब डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में यही सब चीज़ें पढ़ना होता है। अब डॉपलर प्रभाव पढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव जब तरंग स्रोत एकदम एग्जाम्पल समझा देंगे, एकदम याद रखना। डॉपलर इफेक्ट तरंग स्रोत और उसके पर्यवेक्षक या श्रोता के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन। बस ये परिभाषा ध्यान रखना है कि डॉपलर प्रभाव मतलब होता है कि एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, बस अभी परिभाषा समझना। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े यात्री की तरफ आती है तो उसकी आवाज़ बढ़ती हुई तीव्रता अर्थात बढ़ती आवृत्ति के साथ सुनाई देती है, एवं दूर जाने पर उसकी आवृत्ति घटती जाती है। देखो जब कहीं भी देखो कोई भी आवाज़ सुनो कि जब हमारे पास आती है तो उसकी आवाज़ तेज हो जाती है और दूर जाती है तो धीमी हो जाती है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। बस इतना समझ। देखो जैसे एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस हमसे इनसे दूर जा रही है, इनकी फ्रिक्वेंसी लो आवृत्ति हो गई, इसकी हाई आवृत्ति हो गई, इसलिए इसको ज़्यादा सुनाई देगा, इसको कम सुनाई देगा। ये डॉपलर इफेक्ट है बस। तो डॉपलर प्रभाव में और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग होता है। आवृत्ति ज़्यादा होगी और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वेग समान है, क्योंकि एक माध्यम में वेग समान रहता है, तो ध्वनि का वेग जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो आवृत्ति बराबर 1/, ये इधर जाएगा 1/, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। मतलब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगा ध्वनि का, इससे सिद्ध होता है। आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घटता है। अब ध्वनि की तरंगों की तरह प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करती है, किंतु प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण इसका प्रभाव हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। थोड़ा समझते हैं कैसे। तरंग देखो, तारे कभी बैगनी कभी लाल दिखाई देते हैं, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। जब कोई तारा लाल रंग की ओर विस्थापित होता है, मतलब लाल रंग हो रहा है उस तारे का, अर्थात उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और आवृत्ति घट जाती है, अतः वह हमसे तारा दूर जा रहा होता है, इसीलिए वो लाल दिखाई देता है। अगर पास आ रहेगा तो वो बैगनी दिखाई देगा। ठीक। अब प्रघातिक तरंग क्या देते हैं? प्रघाती तरंग के बारे में पढ़ते हैं। बस यही ध्वनि में यही सब चीज़ें पढ़ना होता है। फिर देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा एक एक क्वेश्चन को करने में। देखो प्रघाती तरंग शॉक वेव क्या होती हैं, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम शॉक वेव कहाँ से निकलती हैं, तो इसके पहले थोड़ा हम इसके मैक संख्या जानते हैं। मैक संख्या क्या होता है? किसी माध्यम में वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल के अनुपात को, किसी माध्यम ले लो, जैसे हवा ले लिया, तो हवा में कोई वस्तु चला दिया हमने, तो उसकी चाल, ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर हवा उसके बराबर कोई चाल, उस जो है ध्वनि की चाल के बराबर उस वस्तु की चाल हो जाए, तो उसके दोनों के बराबर हो जाए, अनुपात को देखते हैं, तो उस अनुपात को उसका मैक संख्या कहते हैं। यदि किसी माध्यम की मैक संख्या 1 है, इसका तात्पर्य है कि उस माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल बराबर है। मतलब कोई वस्तु या कोई जेट वगैरह जो होते हैं, तो वो ध्वनि की चाल यानी 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल दें तो वो मैक संख्या 1 माना जाएगा, कि अब मैक संख्या वो एक अनुपात माना गया है। देखो ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया। अब चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होती है? जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो उसे सबसोनिक कहते हैं, मतलब मैक संख्या का मान 1 से कम हो तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक। याद रखें एग्जाम्पल, वायुयान, हेलीकॉप्टर था सबसोनिक, मिसाइल। सुपरसोनिक क्या होता है? जब वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। लड़ाकू विमान तथा मिसाइल सुपरसोनिक, मतलब मैक संख्या का मान इसमें क्या हो जाएगा? 1 से
ज़्यादा हो जाएगा, मैक संख्या का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, A1 प्लस हो जाएगा 1 से। हाइपरसोनिक क्या होता है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से, मतलब ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, उसके भी 5 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 332 गुणे 5 उससे भी ज़्यादा किसी वस्तु की स्पीड हो जाए, अधिक चाल हो जाए, तो वो हो जाएगी हाइपरसोनिक, उसको कहेंगे, उस वस्तु की चाल को हाइपरसोनिक कहेंगे। जैसे सौर्य मिसाइल के है, एक सौर्य मिसाइल है जो इसकी स्पीड इतनी है, तो हाइपरसोनिक कहते हैं। अब देखो, अब प्रघाती तरंग समझ में आएगा क्या होती है। देखो अभी उस प्रघाती तरंग का हमने डाला था ना टॉपिक। अब देखो प्रघाती तरंग, शॉक वेव, जब किसी वायुयान मान जब कोई हवा में चलने वाले वाहन की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक की चाल से अधिक तेज हो। सुपरसोनिक मतलब होता है ध्वनि की चाल से तेज, हाइपरसोनिक ध्वनि की चाल से 5 गुना तेज से चलती है। तो ये जो वायुयान है, ये अपने पीछे एक शंकु आकार की तरंग छोड़ते हैं, इतनी स्पीड से चलते हैं कि नीचे पीछे तरंग निकलती है, एक तरंग। इन तरंगों को ही प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक समझ में आया ना, कि उनकी स्पीड, जब किसी वाहन की, वायुयान की स्पीड जो होती है ध्वनि से भी ज़्यादा हो जाती है, तब ये इस प्रकार की तरंगें अपने आप निकलती है इनके पीछे से। तो उन तरंगों को ही हम प्रघाती तरंग कहते हैं। घाती क्यों कहते हैं, क्योंकि घात पहुंचाती है ये अत्यधिक शक्तिशाली होती है और ये भवनों को गिरा देती है। इसी कारण सुपरसोनिक जहाज़ों को अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, ताकि वाहन गिर न पाए। बस इतना जाना, प्रघाती तरंगों के बारे में बस इतना जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है बस। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण देखो, ध्रुवण एक तरंगों का एक गुण होता है, ध्रुवण जो होता है, जिनके कारण तरंगों को, उस गुण के कारण तरंगों को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। ठीक, लेकिन ध्वनि तरंगों में ये गुण नहीं होता, प्रकाश तरंगों बस में होता है। ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों में एक ही अंतर, ये गुण में एक ही अंतर है कि इसमें ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है और प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है। ये दोनों एग्जाम्पल पूछा जाता है। प्रकाश को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य संज्ञा है। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन बनता है, कहीं भी जाके ढूंढ लेना। ध्वनि तरंगों में निर्वात में, ध्वनि तरंगों में विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन तथा व्यतिकरण में कौन सी घटना घटित नहीं होती? ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होती, बाकी सब तरंगे घटना घटित होती है। ठीक है, इस इतना याद रखना। एक क्वेश्चन ध्वनि का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोनार से। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक उपकरण होता है जो पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए किया जाता है। सोनार में किसका उपयोग होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का। बस इतना ही होता है, इतने क्वेश्चन होता पूछता है सोनार से, और ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाली ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। एक गुण अभी व्यतिकरण हम नहीं पढ़ा था, व्यतिकरण भी पढ़ लेना। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिध्वनि, प्रघाती तरंग, मैक संख्या, ये सभी चीज़ें बस पूछा जाता है, इतनी ज़्यादा कुछ। ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना अभी बताए थे, बन जाना चाहिए। विवर्तन, किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि एवं प्रकाश का वेग, इस सब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम फिर जब क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं बुक। प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल किस पदार्थ के माध्यम पर सबसे तीव्र होती है? ओवसेसियम धात्मा, क्योंकि इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, अब देखो, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की ठोस, द्रव, गैस की जरूरत होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, उसमें गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता। ये सब क्वेश्चन है। चूंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, इसलिए वहां आवाज नहीं सुन पाते। विभिन्न माध्यम ध्वनि का वेग, ये पढ़ लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर। अल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन 1269, पारा में इतना। लोहा में याद रखना 55 30 होता है। कांच में 56 40, एल्यूमिनियम में 64 20। और ये ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO जिसको कहते हैं, अनुसार जो होता है 45 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए उत्तम होती है। मनुष्य को सुनने के लिए सबसे 45 डेसिबल उपयोगी होता है। अगर 75 से डेसिबल से ऊपर है तो मनुष्य के स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। 85 से ऊपर है तो बहरा हो जाएगा, प्रदूषण की जिम्मेदार हो जाती है वो ध्वनि। और 150 डेसिबल होगी तो पागल बना देती है। बस इतने ज़्यादा पढ़ेंगे। अब जो ध्वनि हमारा इतने के अंदर ध्वनि के बार बार उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन यही है, आप इतना पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे और बना लोगे। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करना साथ साथ। आप पूरा क्वेश्चन ध्वनि कितना कर लेना तो भी बताना। फिर जो 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं तो हम नोट के अंत में लिख लेते हैं। जो लगता है कि ये सिलेबस ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्वनि चैप्टर से पूछा जाता है, उसको हम अलग से बना के लिख लेते हैं और फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाता है। और पूरा आप इतनी जल्दी इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।